साथियों नमस्कार। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी पढ़ाई मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छी चल रही होगी, क्लासेस भी आपको अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। आज अपना जो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु के अंदर, उसका तीसरी अपनी क्लास है ये। जैसे आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की जलवायु ये अपना टॉपिक है और इसकी आज अपनी ये तीसरी क्लास है। यानी दो क्लासेज पीछे अपन पढ़ चुके, और उन दो क्लासों के अंदर हमने पढ़ा क्या है भाई। टॉपिक अपना क्या है? टॉपिक है अपना राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु ये अपना टॉपिक है। और यहाँ पर हमने जलवायु के संदर्भ में पढ़ा था कि भाई जलवायु क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े थे। और उसके बाद हमने ऋतुएं शुरू कर रखी थी। हमने देखा था कि चार ऋतुएं हैं, ये चार ऋतुएं हैं, ये अपने शुरू कर रखा था। जिसके अंदर सबसे पहले जिस ऋतु की बात हमने पीछे वाली क्लास के अंदर की, वो आपकी थी ग्रीष्म ऋतु। वो क्या थी? ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम था वो क्या था? वो आपका मार्च से लेकर मध्य जून तक था। मध्य जून तक था। और इसके बारे में हमने डिटेल से पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया है। आज अपन इसके जस्ट आगे वाली जो ऋतु है, जिसका नाम है वर्षा ऋतु, उसकी चर्चा करेंगे कि भाई वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु का जो टाइम होगा वो क्या होगा? वो मध्य जून से लेकर और सितंबर तक है। ये सितंबर तक है, ये आपके वर्षा ऋतु का टाइम है। अब देखो, वर्षा ऋतु पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु में जिस चीज को हमें पढ़ना है वो है आपका मानसून। भाई एक आपके अलग से कई बार सिलेबस में सिर्फ मानसून शब्द लिखा हुआ मिलता है, तो वो जो मानसून शब्द लिखा हुआ है तो वहां पर अपने को वर्षा ऋतु ही पढ़नी है। तो जब इसको ऐसे कंटिन्यूटी के साथ जब पढ़ेंगे इन ऋतुओं को, कि हम पहले ग्रीष्म ऋतु, इसके जस्ट बाद में वर्षा ऋतु आती है, जहां अपन क्या पढ़ेंगे? मानसून पढ़ेंगे। ये मान लो कि ये जो अपनी क्लास रहेगी वो खास करके मानसून पे डिपेंड रहेगी, या फिर आप ये कहोगे कि दूसरी जो ऋतु है वो कौन सी है? वर्षा ऋतु, उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। तो आज अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। जो दूसरी ऋतु है वो क्या है? अपनी वर्षा ऋतु है। क्या है? वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु में हम पढ़ेंगे क्या? तो इसमें मानसून पढ़ेंगे। बस आप इस पे ही फोकस कर लो कि हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? मानसून को पढ़ना है। ठीक है, मानसून को पढ़ना है। देखो, मानसून जो शब्द है वो एक अरबी भाषा का शब्द है ना। मानसून शब्द, मानसून पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर समझा देता हूं मैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। शब्द से बना है। ठीक है ना। तो ये जो एक तो यही प्रश्न कई बार आता है कि ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये आपका कौन सी भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। और ये जो अरबी भाषा का शब्द है वो है क्या? वो मौसम है। इस मौसम का देखो अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है इस मौसम का? इसका अर्थ होता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। पवनों की दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन, या आप ये कह सकते हो कि मौसम में परिवर्तन। ठीक है ना। तो ये जो बदलाव आता है पवनों की दिशा में, वो ही है मौसम। और उसको ही हमने क्या कहा है? मानसून कहा है। और मानसून में हम यही पढ़ते हैं कि पवनों की दिशा बदल जाती है। अभी आगे समझ में आएगा कि पवनों की दिशा बदलती कैसे है। ठीक है ना। तो याद रखना, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, और इस मौसम का अर्थ क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। इस मानसून शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था, है ना, पहली बार यदि शब्द का प्रयोग किया था, यदि ये पूछ ले कि पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो पहली बार इसका प्रयोग किसने किया? एक अरबी नाविक था, है ना। कौन था? प्रथम बार प्रयोग, और पहली बार जो इसका प्रयोग किया वो एक अरबी नाविक था, है ना। अरबी नाविक था, और उसका नाम था हिपोलस। क्या नाम था? हिपोलस। क्या नाम था? हिपोलस। इन्होंने सबसे पहले, और ये बात है पहली सदी की, प्रथम सदी की, पहली सदी के अंदर हिपोलस नामक एक अरबी नाविक था, उसने इस मानसून शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो ये भी कई बार प्रश्न आता है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब इस मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रश्न यहां से समझने लायक है अपने, कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है ना। और उस मानसून को आप राजस्थान में कैसे अप्लाई करोगे? तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मानसून की उत्पत्ति की। मानसून की उत्पत्ति। अब देखो, मानसून की उत्पत्ति की यदि बात आप करोगे,
मानसून की उत्पत्ति की आप बात करोगे तो वैसे तो इसके बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। उन सब सिद्धांतों में राजस्थान के संदर्भ में तो हमें इतना नहीं पढ़ना चाहिए। और यदि फिर भी यदि आपको पढ़ना हो तो पटवार वाला जो बैच था अपना इंडियन ज्योग्राफी वाला, वहाँ जलवायु वाला टॉपिक करवा रखा है। और वहाँ जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी सिद्धांत हैं इस मानसून की उत्पत्ति से संबंधित, वो सारे के सारे सिद्धांत वहाँ पे पढ़ा रखे हैं। तो एक बार यदि किसी की इच्छा हो तो वहाँ पढ़ लेना। अदरवाइज अपन मोटा मोटा यहाँ पे और मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो बातें हैं वो अपन यहाँ पे कर लेंगे। अब देखो, मानसून की उत्पत्ति की अपन बात करें तो जैसे कल हमने एक बात की थी, कल हमने ये देखा था कि ये जो आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है और इसके बीचों बीच यहाँ पे क्या है, ये बीचों बीच यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और हमने ये भी पढ़ा था कि इस भूमध्य रेखा पर सूरज कब रहता है, तो यहाँ सूरज रहता है 21 मार्च को। आगे हालांकि सितंबर वाली तिथि दोबारा आएगी तब हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार 21 मार्च पे आप फोकस करो। उसके बाद में क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है और 21 जून को सूर्य की सीधी किरण कहाँ गिरती है, तो वो कर्क रेखा पर गिरती है। इसकी चर्चा हमने कल की थी। अब सूरज की सीधी किरण यहाँ पर कहाँ कब गिर रही है, जून के महीने में गिर रही है। और हमने पढ़ा है कि यहाँ क्या है, आपका भारत स्थित है, या आप ये कहो कि भाई भारत के अंदर ही राजस्थान स्थित है। तो यहाँ जो भारत स्थित है उस टाइम यहाँ पे क्या होता है, जून के महीने में यहाँ खूब और गर्मी पड़ती है, या फिर आप ये कहें कि सूर्य ताप की अधिकतम प्राप्ति होती है जून के महीने में इस बेल्ट के अंदर। जब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर सूर्य ताप की अधिकतम प्राप्ति होगी, या फिर आप कहोगे कि तापमान बढ़ेगा इस क्षेत्र के अंदर। जब यहाँ पर तापमान बढ़ेगा, देखिए क्या होता है, सुनो मेरी बात यहाँ से। जैसे ये क्या है आपका, ये भारत है, ठीक है ना, ये भारत है ना, ये भारत है मान लीजिए। अब इससे भारत के बीचों बीच से यहाँ से हमने पढ़ा कि यहाँ से एक रेखा गुजरती है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है कर्क रेखा। ये मैंने कल भी आपको बताया था, ये आपकी कर्क रेखा है। अब इस कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की सीधी किरण कब गिर रही है, 21 जून को गिर रही है, 21 जून को गिर रही है। और उसी टाइम क्या होता है, इसी टाइम क्या होता है, अब मान लो कि नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे अपन एक रेखा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ एक रेखा, इसके नीचे यहाँ पर एक रेखा है। एक मिनट, दूसरा कलर ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि यहाँ से जो रेखा हमने बनाई वो आपकी हो गई भूमध्य रेखा। वो क्या हो गई, आपकी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये जो क्षेत्र है ये आपका पूरा का पूरा क्या है, पानी वाला क्षेत्र है, यानी जलीय भाग है। अब जब यहाँ पर 21 जून को या जून के महीने में यहाँ पे क्या होती है, सूरज की सीधी किरण पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। और इसके अंदर खास करके जो तापमान ज्यादा रहेगा वो इस बेल्ट में रहेगा, यानी थार के मरुस्थल में रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका थार का मरुस्थल है, ये जो थार का मरुस्थल है जो अपने भारत और पाकिस्तान दो देशों के अंदर फैला हुआ है। और राजस्थान में विशेषकर हमने पढ़ा है पीछे भौतिक प्रदेश, तब हमने एकदम इसको पूरे पर्टिकुलर तरीके से और इसके थार के मरुस्थल पे चर्चा हमने की थी कि भाई राजस्थान के अंदर भी थार के मरुस्थल का सर्वाधिक हिस्सा है भारत के अंदर। ये जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पे स्थिति क्या बनती है, यहाँ पे स्थिति यहाँ बनती है कि यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है। और जब यहाँ पर तापमान बढ़ेगा, तापमान जब बढ़ेगा यहाँ पर, तो ध्यान रखना जिस स्थान पर तापमान बढ़ जाता है उस स्थान पर क्या होता है कि वायु का जो दबाव है वो कम हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कि भाई वही आप थोड़ा सा अंदाजा भी लगा सकते हो कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो उसके बाद में क्या होगा, तो इसके बाद में क्या होगा, वहां पे हवा क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी, ठीक है ना। और वहां पर जो वायु का दबाव होगा वो कम हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो कि वहां निम्न वायुदाब विकसित हो जाएगा। यानी जहां तापमान में वृद्धि हो रही है जिस टाइम में, वहां पे वायुदाब कैसा हो जाएगा, वहां पे वायुदाब हो जाएगा निम्न वायुदाब। क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब। शॉर्ट में इसको आप लो प्रेशर लिख सकते हो, एलपी लिख सकते हो। अब ये स्थिति बनती है जून के महीने में यहाँ थार के मरुस्थल के अंदर। सेम उसी टाइम क्या होता है कि ये जो पानी वाला इलाका होता है, यहाँ पे क्या होता है कि सूरज वैसे भी क्या आ गया, उत्तरायण स्थिति के अंदर आ गया। और यहाँ पे जो पानी होता है उसकी एक विशेषता ये होती है कि वो धीरे तो ठंडा होता है और धीरे गर्म होता है। स्थल भाग की विशेषता तो क्या आती है, कल हमने पढ़ा था ना कि महाद्वीपीय जो परिस्थितियां होती है, तो स्थल भाग में तो क्या होता है, स्थल भाग जल्दी तो ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है, लेकिन जो आपका जलीय भाग है वो धीरे तो ठंडा होता है और धीरे ही गर्म होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो पहले ये
नीचे वाला जो भाग है, ठीक है ना, ये इसकी तुलना में क्या है आपका ठंडा है। और ये ठंडा है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर तापमान क्या है, यहाँ पर तापमान क्या है, तापमान यहाँ पर कम है। और तापमान जब कम होगा, तापमान कम होगा, वहां पर वायु का दबाव ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां पर वायुदाब कैसा होगा, यहां पर उच्च वायुदाब होगा। कैसा होगा, उच्च वायुदाब होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि जून के महीने में स्थितियां क्या बढ़ती हैं, जून के महीने में स्थितियां बढ़ती हैं कि नीचे ये हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर के अंदर है, यहाँ तापमान कम होने के कारण यहाँ तो उच्च वायुदाब बनता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, इस थार के मरुस्थल में तापमान में वृद्धि होती है और उस हिसाब से वहां पर क्या हो जाता है, निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। और जो हवाएं होती हैं, जो हवाएं होती हैं, या आप कहो कि जो आपकी पवनें होती हैं, उनकी एक प्रवृत्ति ये होती है कि ये हमेशा इनकी दिशा जो होगी वो उच्च वायुदाब से, इनकी दिशा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होंगी, निम्न वायुदाब की ओर होंगी। और आपने एक चीज देखा होगा, बबूलिया देखा होगा अपने गांव के अंदर, तो बबूलिया के अंदर क्या होता है, बीच में लो प्रेशर बन जाता है, उसके चारों तरफ हाई प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर की जो हवा है वो अंदर की ओर जाने का प्रयास करती है और फिर वो अंदर जा नहीं पाती, उसके चारों तरफ घूमती है, वो बबूलिया बन जाता है। गांव में सुना होगा उस टाइम, गांव में तो अब आज भी अंधविश्वास ठीक है फिलहाल, अब तो फिर भी ठीक है स्थितियां, लेकिन पुराने टाइम में, पुराने टाइम क्या, हम जब बच्चे थे तब तक ये स्थितियां थी कि इसमें भूत होता है बबूलिया के अंदर, ठीक है ना, तो उससे बचने की कोशिश करते थे कि अपने बीच से ना निकल जाए, ठीक है ना। और ये कहते कि जितनी ऊंची चोटी है इसकी बबूलिया की, है ना, उतना ही बड़ा भूत है इसके अंदर, ये बातें करते थे ये, ठीक है ना। और बड़े बुजुर्ग तो आज भी इस चीज को यही मानते हैं कि भाई ठीक है ना, ये कोई भूत प्रेत वाला ही मामला है ये, है ना। तो लेकिन वास्तविक स्थिति है भूगोल के हिसाब से, वो स्थिति ये है कि बीच में वहां लो प्रेशर बन रहा है, उसके चारों तरफ हाई प्रेशर बन रहा है, तो हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो उसके चारों तरफ जो हाई प्रेशर बना, वो हवाएं लो प्रेशर की तरफ अंदर की ओर जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो जा नहीं पाती, तो फिर उसके चारों तरफ घूमती है, वो घूमती है तो बबूलिया के रूप में वो आगे चलता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ बना उच्च वायुदाब, ठीक है ना, और यहाँ क्या बना, निम्न वायुदाब। अब ये जो निम्न वायुदाब है, ये जो निम्न वायुदाब है, इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए ये इधर से क्या करेगी, इन हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और हवाएं किधर से किधर चलेंगी, इससे उच्च वायुदाब से इसे निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित होंगी। मेरी बात आ गई समझ में। हालांकि इससे संबंधित बहुत सारे आपके सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत मैंने आपको बता दिए कि आप इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो आपके क्लाइमेट वाला टॉपिक है वहां जाके आराम से, पूरी एक क्लास है इन थ्योरीज के ऊपर, वो थ्योरी आप पढ़ो। अपन ने तो यहाँ पर क्या लिया है, इसका एक सार लिया है लास्ट में कि स्थिति ये बनती है वास्तव में, जब हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका जून का महीना है, ये जो आपका जून का महीना है, बात हम किसकी कर रहे हैं, जून माह की कर रहे हैं। इस जून के महीने के अंदर स्थितियां क्या बढ़ती हैं, इसके अंदर स्थितियां ये बढ़ती हैं कि जो ये आपका थार का मरुस्थल है, ये जो आपका थार का मरुस्थल है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, तापमान में होती है वृद्धि। क्या होती है, तापमान में होती है वृद्धि। और तापमान में वृद्धि होगी तो यहाँ पर वायुदाब क्या होगा, वायुदाब आपका निम्न होगा, और इसको आप क्या बोलोगे, लो प्रेशर बोलोगे। यानी लो प्रेशर की स्थितियां बढ़ेंगी इस थार मरुस्थल के अंदर। और इधर नीचे आपके हिंद महासागर, और हिंद महासागर में भी जहां अपन मानते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप के पास एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। हालांकि ये द्वीप, ये देश है, इस मेडागास्कर के पास स्थितियां क्या होती है, यहाँ पर होता है आपका तापमान कम। क्या होता है, इस टाइम में तापमान कम होता है, और यहाँ पर तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, वायुदाब बढ़ जाएगा। वायुदाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी इसको आप क्या बोलोगे, HP, यानी हाई प्रेशर, शॉर्ट में आप ये लिखोगे। अब हवाएं हैं वो कैसे चलेंगी, वो आपकी चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। यानी आप ये कह सकते हो कि इस हिंद महासागर से हवाएं हैं ये आपके थार के मरुस्थल की ओर चलेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वायुदाब कम है, वो वायुदाब कम है, वो उच्च वायुदाब को अपनी ओर आकर्षित करेगा, या फिर जो यहाँ लो प्रेशर है उसको भरने की कोशिश करेगा। इसलिए हवाएं आपकी इस हिंद महासागर से और इधर की ओर आकर्षित होंगी। अब क्या होगा कि ये जो आपका भारत है, एक बात थोड़ा सा पहले भारत के संदर्भ में सुन लो, उसके बाद अपन इसको राजस्थान में अप्लाई करेंगे, बाद में राजस्थान में अप्लाई करेंगे। अब क्या होता है कि ये जैसे ये हवा चलती है, ये इधर से आती है, ये भूमध्य रेखा को पार करती हैं, तो इनकी दिशा ये रहती है। एक बार आप इतना ही ध्यान रख लो
कि इनकी दिशा ये रहती है, इनकी दिशा ये रहती है। अब मैंने कल ही आपको एक चीज बताई थी कि पवनों का जो नाम होता है वो हमेशा किस आधार पर रहता है कि हवा किस दिशा से आ रही है। यदि हवा उत्तर दिशा से आ रही है तो हमने कल क्या नाम लिखे थे, उत्तरार्ध लिखा था, ठीक है ना। तो वैसे ही यदि, या फिर आप कह सकते हो कि उत्तर की, हिंदी में अपन बोले तो भाई उत्तर की साइड से आ रही है तो अपन उत्तरी बोलेंगे उसको, दक्षिण से आ रही है तो दक्षिणी बोलेंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन ये जो दिशा है, इस दिशा को एक बार देखो आप, ये दिशा कैसे है, इस दिशा को देखो आप, इसको आप डिवाइड करो आप ऐसे, इसको यदि आप चार मेन दिशाओं में डिवाइड करोगे तो ये जो आपकी हवा है इसकी दिशा क्या है, ये दिशा क्या है, ये आपकी दिशा क्या है, ये आपकी दिशा है दक्षिणी पश्चिमी। यानी ये जो हवाएं आ रही हैं वो किधर से आ रही हैं, दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं। इसलिए इन मानसून को, इन मानसूनी हवाओं को बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। क्या बोलेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी मानसूनी पवने, मानसूनी पवने। या फिर आप इसको सिर्फ एक मानसून शब्द के अंदर ही यदि आप समेटना चाहते हो तो इसको आप कह सकते हो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्योंकि ये हवाएं जब भारत की तरफ बढ़ रही हैं, तो भारत की तरफ जब ये भूमध्य सागर को पार करके आगे की तरफ बढ़ रही हैं, तो उस टाइम उन पवनों की दिशा है दक्षिण पश्चिम से भारत की ओर, इसलिए हम इनको कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी पवने। और ये मानसून के रूप में आ रही हैं क्योंकि ये पवनें क्या करती हैं, इस हिंद महासागर से, ये जो वाला जलीय वाला भाग है नीचे इसके यहाँ पर जल है, ये जब पवनें इसके ऊपर से गुजरेंगी तो यहाँ से ये क्या कर लेंगी, नमी ग्रहण कर लेंगी, वो नीचे से आर्द्रता ग्रहण कर लेंगी, फिर वो मानसूनी पवनों के रूप में, यानी उसके अंदर क्या है, आर्द्रता है, और ये मानसूनी पवनों के रूप में भारत की ओर बढ़ती हैं। तो एक जो सबसे बड़ा अपना प्रश्न बार बार आता है वो ये आता है कि राजस्थान में क्या, यदि भारत में भी आपको पूछ ले, क्योंकि राजस्थान तो भारत का वैसे भी क्या एक हिस्सा है, तो यदि आपको ये पूछ ले कि भारत या राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कौन सी मानसून से होती है, तो उस मानसून का नाम दक्षिण पश्चिमी मानसून है। इस चीज को आप रट लो। ये तो हमने समझ लिया कि भाई ये जैसे भूमध्य सागर को पार करते हैं तो इन हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से आती हुई भारत की ओर हो जाती है, इसलिए हम इन पवनों को दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने कहते हैं। मानसूनी पवने इसलिए क्योंकि इसके अंदर आर्द्रता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको कि आपके जो इधर बारिश हो रही है वो आपके दक्षिणी पश्चिमी, अभी जैसे यहाँ आगे अपने भारत के अंदर मानसून आ गया है ये, अब वो मानसून कौन सा है, वो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि इस मानसून का नाम क्या है। ये जो आप मानसून पढ़ रहे हैं, जहां पर मानसून भारत में आ रहा है, उस मानसून का नाम क्या है, उस मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या नाम है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। यानी अपने जो यहाँ बारिश होती है वो इस मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है, भारत की तरफ बढ़ता है। क्लियर मेरी बात यहां तक। ये जब भारत की ओर बढ़ेगा तो आगे हम चर्चा करेंगे अभी कि ये जो आपका भारत है, ये मान लीजिए भारत है, ये भारत है, एक बार ध्यान से सुनना पूरी बातें, ये भारत है आपका। अब देखो इस भारत के नीचे इधर यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ है अरब सागर, यहाँ पे क्या है, अरब सागर। यानी ये जो आपका पानी वाला पार्ट है इधर, यहाँ ये अरब सागर है, यहाँ जो ये पानी वाला पार्ट है ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और नीचे हिंद महासागर, मेडागास्कर के पास से ये पवने आ ही रही हैं ये। अब ये पवने आपके इधर बढ़ रही हैं, ये पवने यहाँ इधर बढ़ रही हैं। अब अभी तो ये पवने किस रूप में है, अभी ये पवने हैं कौन से मानसून के रूप में, ये आपके हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में। ये है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में है ये। अब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो ये यहाँ जब बीच में भारत आ गया तो ये यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक यानी इधर से कुछ जो हवाएं हैं वो अरब सागर के ऊपर से गुजरेंगी, उसके बाद भारत की तरफ बढ़ेंगी। उसके बाद में कुछ जो हवाएं हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरेंगी, फिर भारत की तरफ बढ़ेंगी। तो ये जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये आगे जाकर भारत में प्रवेश करने से पहले दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। और इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून को आप दो शाखाओं में डिवाइड कर सकते हो, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। यानी आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर ये लिखोगे कि दक्षिणी पश्चिमी, भाई बारिश किससे होती है अपने, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबके समझ में आ गया ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। यानी आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप ये लिखोगे
कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में, अब एक लाइन में लिख देता हूं पहले कि भारत में, और भारत का ही पार्ट क्या है, राजस्थान, तो ओब्लिक लगा के मैं राजस्थान लिख रहा हूं, क्योंकि राजस्थान इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि भाई अपन राजस्थान पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो भारतीय राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, भारतीय राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, यदि यह आपको पूछ ले तो सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। आ गई बात समझ में? यानी भारत में सबसे ज्यादा बारिश कौन से मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है अभी यहाँ पर है कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब भारत की तरफ बढ़ेगा तो ये आपके दो शाखाओं में डिवाइड हो जाएगा। जो पवनें अरब सागर के ऊपर से गुजर रही हैं वो अरब सागर की शाखा हो गई, जो बंगाल की खाड़ी की ऊपर से गुजर रही है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई। यानी आप ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखाएं, और ये शाखाएं कितनी है भाई? ये शाखाएं कितनी है? ये आपकी दो शाखाएं हैं। ये कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। एक शाखा क्या हो गई? एक शाखा हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और दूसरी शाखा कौन सी हो गई? दूसरी आपकी हो गई अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। अब देखो वैसे तो डिटेल से मैंने कहा ना, उधर आप मानसून वाला पार्ट पढ़ोगे तो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा समझा रखा है। यहाँ पे जब इंडियन की दृष्टि से आप पढ़ते हो, जब भारत की दृष्टि से आप पढ़ते हो, तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के संदर्भ में पढ़ते हो तो सबसे पहले इस मुख्य भूमि पर सबसे पहले बारिश करता है केरल। यानी ये मानसून आपका केरल में एक जो डेट है, लगभग आप डेट मान लेते हो 1 जून के आसपास है, और आपका ये मानसून है भारत की मुख्य भूमि से टकराता है। और भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें सबसे पहले जो इस मानसून से बारिश होती है वो केरल राज्य के अंदर होती है। केरल राज्य आप जानते होंगे कि यहाँ आपका ये केरल राज्य है, यहाँ सबसे पहले बारिश होती है इस केरल राज्य के अंदर। यानी भारत के संदर्भ में प्रश्न ये पूछ ले, भारत के संदर्भ में प्रश्न ये पूछ ले कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो प्रवेश है वो सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो आपका आंसर होगा केरल। या फिर आप ये कहो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले बारिश किस राज्य में होती है, तो वो केरल है। लेकिन ध्यान रखना, वैसे इधर आपके जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, ये भी तो भारत का हिस्सा है, लेकिन ये मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। मुख्य भूमि का मतलब होता है जो कनेक्टेड लैंड होती है, जो मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है पूरी, ये मुख्य भूमि है। ये भी भारत का है लेकिन ये भारत की मुख्य भूमि नहीं है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ी नहीं है, टुकड़े के रूप में साइड में है ये, ठीक है ना। तो मान लो कि ऐसे कभी पूछ ले आपको कि भाई वहां पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी ऑप्शन में दे रखा हो, तो ध्यान रखना इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले बारिश अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत में सबसे पहले बारिश से इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कहां होती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। कहां होती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक मिनट, हाँ, तो भारत में पूरे ओवरऑल भारत की बात करें तो सबसे पहले इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश कहां होती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। लेकिन आपको मुख्य भूमि की बात करें तो सबसे पहले बारिश होती है केरल में, ठीक है ना, ये बात याद रखना आप। क्लियर मेरी बात? अब आगे हमने क्या लिखा है इधर? हमने ये लिखा है कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये बट गया दो शाखाओं में। जो बंगाल की खाड़ी की ऊपर से जा रहा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई, और जो अरब सागर के ऊपर से जा रहा है वो अरब सागर की शाखा हो गई। अब क्या होगा कि ये मानसून इधर आगे बढ़ेगा। पहले अपन बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा की। तो ये जैसे इसके ऊपर से गुजर रहा है यहाँ से, तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा होगी। ये ऊपर से गुजर के और इधर यहाँ बारिश करवाता है। यहाँ अपने है हिमालय, यहाँ पर क्या है आपके? हिमालय है। इस हिमालय में यहाँ टकरा के खूब बारिश करवाता है, और इसी क्षेत्र के अंदर पड़ता है अपने मासिनराम मेघालय के अंदर। मासिनराम जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मासिनराम है। उसके बाद चेरापूंजी है, वो दोनों स्थान मेघालय के अंदर पड़ते हैं। तो इस बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही वो बारिश प्राप्त करते हैं वो, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ठीक है, अपने को मासिनराम से कोई लेना देना नहीं, हालांकि किताब के अंदर मैंने लिख रखा है ये पूरी बातें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर यहाँ पूर्वोत्तर भारत के अंदर बारिश करवाएगी। इधर यहाँ पे गंगा नदी है,
यहाँ गंगा नदी, इस गंगा नदी की घाटी से प्रवेश करके इधर यहाँ से बिहार, यूपी इस टाइम इधर बारिश करवाएगी, और उसके बाद ये अपने राजस्थान में आएगा। और ये आप अपने अरावली पर्वतमाला, यहाँ अरावली पर्वतमाला है और राजस्थान में इधर से आएगा, तो राजस्थान में सबसे पहले ये प्रवेश करता है झालावाड़ जिले में। बात समझ में आ गई मेरी? वापिस देखो, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये दो शाखाओं में डिवाइड हो गया, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। एक नंबर पे अपने जो शाखा है वो कौन सी है आपकी? बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वो बंगाल की खाड़ी की शाखा। और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये क्या करेगी? भाई नाम से दिख रहा है कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, यदि वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजर रहा है तो वो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है आपकी, ये बंगाल की खाड़ी से ऊपर से गुजरते हुए ये आपकी जाएगी पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के अंदर जब आप भारत पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो पूर्वोत्तर भारत के अंदर क्या आता है, ठीक है ना? पूर्वोत्तर भारत मतलब भारत का उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है वो पूर्वोत्तर भारत। इसके अंदर आपके नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, है ना, असम, ये सब इसके अंदर आते हैं, त्रिपुरा। तो वो जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें, उसके बाद में आपके बंगाल, बिहार, है ना, उत्तर प्रदेश, यहाँ बारिश करवाता करवाता, यहाँ बारिश करवाता करवाता वो अपने राजस्थान की तरफ आता है, राजस्थान की तरफ आता है। और राजस्थान में ये जो प्रवेश करता है तो ये करता है झालावाड़ जिले में। किस जिले में प्रवेश करता है? झालावाड़ जिले में। यानी अपना जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब ये बात तो आपके एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गई कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी दो शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। तो यहां पर ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? तो ये झालावाड़ में प्रवेश करती है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रख लेना, इन दोनों शाखाओं में ज्यादा बारिश राजस्थान में किससे होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। यानी एक पॉइंट आप ये याद करोगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। तो अपने यहाँ पे दो चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब आप राजस्थान पढ़ते हो कि मान लो ये आपके क्या है, राजस्थान है, ये नॉर्मली ऐसे बढ़ा रहा हूं मैं एक बार, और इसके बीच में यहाँ आपके क्या है, यहाँ आपके अरावली पर्वतमाला है, यहाँ आपके अरावली पर्वतमाला है। अब क्या हुआ, ये अरावली पर्वतमाला है, अब क्या हुआ, यहाँ झालावाड़ पड़ता है, यहाँ झालावाड़ पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले प्रवेश किया कौन सी शाखा ने? बंगाल की खाड़ी की शाखा ने, बंगाल की खाड़ी की शाखा ने प्रवेश किया, ठीक है ना? तो भाई एक दो प्रश्न हो गए अपने पास यहाँ पर कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा किस जिले में प्रवेश करती है? तो आपका जवाब होगा झालावाड़। और दूसरा आपका जो प्रश्न वो है कि राजस्थान में इन दोनों शाखाओं में बारिश ज्यादा किससे होती है? वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि इधर अरावली है, इस अरावली पर्वतमाला से टकरा के और इस बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश हो जाती है अपने किस में? पूर्वी राजस्थान के अंदर। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश कहाँ हो रही है? पूर्वी राजस्थान के अंदर हो रही है। बीच में बाद में अरावली पर्वतमाला अवरोध के रूप में आ गई, इसलिए इसको पार करके इधर यहाँ पे इतनी बारिश हो नहीं पाती है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि भाई चला जाएगा एकदम तो नहीं रुक पाएगा, लेकिन फिर भी अवरोध आ गया तो इधर इस बंगाल की खाड़ी की शाखा से उतनी बारिश नहीं हो पाती है। बात मेरी यहां तक क्लियर हो गई। अब देखिए फिर अपने यहां शाखा कौन सी थी? दूसरी शाखा। और दूसरी शाखा क्या है आपकी? अरब सागर की शाखा। कौन सी है? अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। अब देखो अरब सागर की शाखा, इसका मतलब जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है आपका वो अरब सागर के ऊपर से गुजरा तो वो अरब सागर की शाखा हो गई। और जब ये अरब सागर के ऊपर से गुजरेगा, आप जब इस मानचित्र को देखोगे ये इधर से गुजरेगा, ये आपके अरब सागर है, ये इधर से गुजर रहा है, तो ये शाखा कौन सी हो गई आपकी? ये आपकी शाखा हो गई अरब सागर की शाखा। यहां पड़ता है पश्चिमी घाट। आगे वही है बात कि भाई, अरे एक चीज और भी है, यदि आप जब राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो तो आपको देखो थोड़ा थोड़ा भारत के भूगोल का और नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कुछ चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं, है ना, इसलिए ध्यान रखना ये। अब इस पश्चिमी घाट के इस साइड में खूब बारिश होती है इस अरब सागर की शाखा से, लेकिन अपने को पश्चिमी घाट से क्या लेना देना है, क्योंकि उसका संबंध अपने राजस्थान से नहीं है। राजस्थान में फिर बाद में इधर से जब आता है ये,
तो यहाँ गुजरात के ऊपर से गुजरता है और यहाँ अरावली पर्वतमाला है। यहाँ अरावली पर्वतमाला, इस अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी हिस्से के अंदर तो ये बारिश करवा देगा ये, है ना। और यहाँ जो बांसवाड़ा जिला है उसके अंदर ये अरब सागर की शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है। अब दो प्रश्न हो गए अपने पास कि बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है, तो झालावाड़ जिले में। अरब सागर की शाखा वो राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है, तो वो बांसवाड़ा में। दोनों शाखाओं की बात करें तो ज्यादा बारिश किससे होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, ठीक है ना। अब वापिस आ जाओ यहाँ पर, अब एक बार राजस्थान वाले मैप पे आओ यहाँ पे, कि यहाँ से इधर क्या होता है, यहाँ इधर से आ रही है आपकी कौन सी, ये आपकी अरब सागर की शाखा आ रही है, ये आपकी अरब सागर की शाखा आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ है आपका बांसवाड़ा, यहाँ है आपका बांसवाड़ा। इससे बांसवाड़ा के अंदर क्या होगा, ये अरब सागर की जो शाखा है वो राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है। अब नीचे जो ये साउथ का इलाका, जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ टकराएगा तो यहाँ तो अरब सागर की शाखा से बारिश हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, इधर से जब ये गुजरेगा तो यहाँ बीच में अवरोध नहीं है, बीच में अवरोध नहीं है, तो ये एकदम ऊपर से गुजर जाएगा, अपने सिर के ऊपर से गुजर जाएगा और आगे जाके ये हरियाणा पंजाब से होते होते हिमालय से टकराएगा और हिमालय में जाके ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वहां टकराएगा। और ये जो अरब सागर की शाखा जो इधर से आई तो अपने राजस्थान के ऊपर से थी, लेकिन राजस्थान के बीच में अवरोध नहीं था, इसलिए इस अरावली पर्वतमाला के समानांतर ये सीधी गुजर गई और जाके ये हिमालय से टकराकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश करवाती है ये, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इस अरब सागर की शाखा से इस बेल्ट में तो बारिश होती है क्योंकि यहाँ तो अवरोध मिल गया ना इसको, माउंट आबू है, उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, इस क्षेत्र में तो बारिश हो गई, लेकिन यहाँ बारिश नहीं होगी। अब एक बात आपके समझ में यह आ गई होगी कि यहाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर ना तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से इतनी बारिश हो पा रही है और ना आपके इधर अरब सागर की शाखा से। ये दोनों कारण शायद आपके समझ में आ गए होंगे कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से तो इसलिए बारिश नहीं हो पा रही है क्योंकि बीच में अरावली पर्वतमाला का अवरोध आ गया, और ये अरब सागर की शाखा से इसलिए नहीं हो पा रही है कि बीच में अवरोध नहीं है, ठीक है ना। तो एक अवरोध के कारण और एक अवरोध नहीं होने के कारण, ये दोनों कारण हैं जिनके कारण क्या होता है, इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर बारिश नहीं होती है। और यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पड़ते हैं अपने, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पड़ते हैं। बात आ गई समझ में यहाँ तक, ये थोड़ा सा आप याद रखना। तो यानी दूसरा हमने लिखा क्या है, दूसरा हमने लिखा है अरब सागर की शाखा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ये जो अरब सागर की शाखा है ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, राजस्थान में प्रवेश कहां करती है, तो राजस्थान में प्रवेश करती है ये बांसवाड़ा जिले में। कहां प्रवेश करती है, बांसवाड़ा जिले में, ठीक है ना। और जबकि उधर आपके हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी की शाखा, वो राजस्थान में कहां प्रवेश कर रही थी, तो वो आपके झालावाड़ के अंदर प्रवेश कर रही थी। ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अब यहां पे आपको एक पॉइंट ये लिखना है कि भाई अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा अरावली पर्वतमाला के समानांतर, अरावली पर्वतमाला के समानांतर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर से गुजर जाती है और आगे जाकर हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में बारिश करवाती है, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में वर्षा कराती है। और ये जो दोनों राज्य हैं जहां हैं, जिस बेल्ट में है, वो आपका है हिमालय पर्वतमाला, क्योंकि आगे हिमालय पर्वतमाला का क्या आ गया, अवरोध आ गया, तो उससे टकराकर वहां पे क्या करवा देंगे, ये बारिश करवा देंगे। ये बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी, ये दोनों शाखाएं आपके समझ में आ गई। तो अरब, ये चीज क्लियर होगी ना कि सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है 21 जून या जून के महीने में, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर तापमान उच्च होता है। तापमान उच्च होने के कारण वहां पे वायुदाब कम हो गया, यानी लो प्रेशर की स्थिति बन गई। उसी टाइम आपके हिंद महासागर में तापमान कम है और वहां पर उच्च
वायुदाब की परिस्थिति बन गई। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, और वो पवनें जब भारत की ओर बढ़ती हैं तो वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी दक्षिणी पश्चिमी दिशा से भारत की ओर बढ़ती हैं, वो मध्य रेखा को पार करते हुए। इसलिए क्या होगा, उस मानसून का नाम होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो अपने भारत के अंदर या राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश जिस मानसून से होती है वो मानसून आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगे बढ़ता हुआ दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक बंगाल की खाड़ी के ऊपर चला जाता है तो वो बंगाल की खाड़ी की शाखा होगी, और एक अरब सागर के ऊपर से आ जाता है, क्योंकि ये बीच में भाई ये पृथ्वी है। अब यदि एक सीध में ही होता है ये तो अलग बात होती है। अब बीच में यहाँ तो बंटेगा ना, ये तो यहाँ बंटेगा, आधा इधर चला गया आधा इधर आ गया, तो इधर गया वो बंगाल की खाड़ी की शाखा, उधर आया वो अरब सागर की शाखा। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये इधर आपको पूर्वोत्तर भारत में बारिश करवाती हुई बिहार यूपी इस साइड बारिश करवाएगी, और राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी। तो राजस्थान में ये किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये आपके झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। ठीक है ना। एक प्रश्न ये पूछ ले कि सबसे अधिक बारिश किससे होती है, तो इन दोनों में से बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अरब सागर से ऊपर से गुजर रही वो अरब सागर की शाखा है, ये आपके इस दक्षिणी राजस्थान में तो बारिश करवा देगी, ये बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है ये, लेकिन ध्यान रखना ये आपके पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं करवा पाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये बात समझ आ गई आपके। ठीक है ना। ये आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा होगी, या आपके अरब सागर की शाखा होगी। यहां तक बताओ कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अब बताओ ये मानसून आपके समझ में आ गया क्या अच्छी तरीके से? ठीक है, ये स्थिति है। एक पॉइंट आप याद ये रखना कि ये जो राजस्थान है आपका, इस राजस्थान में इसको यदि आप, एक मिनट, ऐसे कैसे हुआ, इसको आप ऐसे चार भागों में डिवाइड करते हो मान लो, तो ये दिशा कौन सी है आपकी? ये दिशा है आपकी दक्षिण पूर्व, और ये दिशा कौन सी है आपकी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। इससे आप इधर बढ़ोगे तो यहां से जब आप ऊपर की ओर बढ़ोगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है। देखो मैं चीज बताता हूं आपको, दक्षिण से आप उत्तर की ओर बढ़ोगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है, पूर्व से जब आप पश्चिम की ओर बढ़ोगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है, ओवरऑल जब दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ोगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है। और ये स्टेटमेंट बार बार एग्जाम में आया है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि अरावली पर्वतमाला के इस साइड में बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश हो जाती है, क्योंकि बीच में अवरोध आ गया है, लेकिन इसके बाद उधर बारिश नहीं हो पाती है। इधर से जब अरब सागर की शाखा आ गई तो इसके अवरोध नहीं है, इसलिए यहां बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए इधर बारिश कम होती है। ठीक है ना। तो आप इससे ऊपर की ओर जाओगे, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या आप कहो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हो तो वर्षा की मात्रा में लगातार कमी आती है। ये पॉइंट रट लेना, ये बहुत बार आ गया एग्जाम के अंदर। यानी आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे आप लिखोगे राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से पूर्व से पूर्व से, एक मिनट, बीच में गड़बड़ कैसे कर रहे, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। वर्षा की मात्रा में कमी आती है। क्लियर मेरी बात यहां तक? ठीक है ना। फिर बाद में शॉर्ट में यदि आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने पर, उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। वर्षा की मात्रा में कमी आती है। समझ गए? ये कई बार आ गया स्टेटमेंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। ठीक है ना। ये थोड़ी सी याद रखनी है। समझ गए मेरी बात? अब देखो आपको पूछ ले राजस्थान में वार्षिक वर्षा कितनी होती है पूरी साल में? राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा तो वो है 57.51 सेंटीमीटर, या आप इसको
आसपास में लिख सकते हो 57-58 सेंटीमीटर। ये राजस्थान में वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है। और क्या क्या पॉइंट याद करने आपको, आपको पूछ ले, एक आपको पूछ ले कुछ समवर्षा रेखाएं हैं, समवर्षा रेखाएं हैं, उसमें दो समवर्षा रेखाएं आपको याद करनी है। एक आपकी है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा का मतलब, सम का मतलब बराबर, यानी वो वर्षा रेखा जो किसी भाग को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है ये। ठीक है ना, ये अरावली के सहारे सहारे है ये। आप इधर देखोगे ना, जब आप राजस्थान का ये मानचित्र देखोगे, ये अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे यहाँ पर, यहाँ से गुजरती है एक वर्षा रेखा और उसका नाम है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी आप यहाँ ये लिख सकते हो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा में क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यह है वर्षा रेखा, यह है वर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में विभक्त करती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है। क्लियर मेरी बात? तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है, राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। जबकि पीछे हमने पढ़ा था, याद करो, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, याद है क्या? किस किस के याद है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा? यदि पीछे वाली क्लास यदि आपने देखी है तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा किस किस के याद है? इसका जिक्र हमने किया था पीछे, जब हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे, उसमें हमने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ा था। तब हमने एक चीज पढ़ी थी कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। देखो मैं बताऊं आपको, मान लो कि ये आपका राजस्थान है, ये राजस्थान है ये, ठीक है, ये राजस्थान है, इसके बीच से यहां से गुजरती है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ये आपकी अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे यहां पे एक वर्षा रेखा गुजरती है, ये आपकी हो गई 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है, राजस्थान को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। और इधर ये जो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहां से एक वर्षा रेखा गुजरती है और उसका नाम हमने दिया था 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करती है। ये इधर इसके जो पश्चिम में है वो आपका शुष्क प्रदेश कहलाता है, वो आपका शुष्क प्रदेश कहलाता है। और इसके इस साइड में और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में है, यह आपका क्या कहलाता है, अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाता है, यह आपका अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ी सी बात याद रखना कि ये जो आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये क्या करती है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करती है। हालांकि ये बात हमने पीछे कर ली है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। और ये दो भाग कौन से आपके, एक शुष्क प्रदेश हो गया, एक शुष्क प्रदेश हो गया, और एक आपका हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश। क्या हो गया, अर्ध शुष्क प्रदेश। क्लियर, एक अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया। यह आपके दो भाग हो गए, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, तो इन वर्षा रेखाओं के बारे में भी आपको याद रखना है। फिर आगे देखो, फिर देखिए, यदि आपको ये पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, ये भाई तथ्यात्मक रूप से है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है जहां बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रवेश करती है, कौन सा, झालावाड़, 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 सर्वाधिक झालावाड़ है। और यहां पर वार्षिक 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 2 नंबर पे बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा में क्या है, अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है। ये दूसरा भी पूछा हुआ है, बांसवाड़ा वाला भी ध्यान रखना। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़, दूसरा है बांसवाड़ा। फिर में यदि आपको ये पूछ ले कि राजस्थान में न्यूनतम है, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका है जैसलमेर।
कौन सा है? जैसलमेर, जहां पर वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। इसका 10वां भाग है झालावाड़ का। झालावाड़ में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर हो रही है, जबकि जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर हो रही है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़ हो गया, और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा हो गया? तो वो आपका जैसलमेर हो गया। अब जैसे जिला पूछा है, वैसे यदि स्थान पूछ ले आपको, यानी आपको ये पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, वर्षा वाला यदि आपको स्थान पूछ ले, तो आपका जवाब होगा माउंट आबू। कौन सा होगा? माउंट आबू। और माउंट आबू में औसत वार्षिक वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर यही प्रश्न ये पूछ ले कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो आपका सम है जैसलमेर के अंदर, सम है जैसलमेर के अंदर। अच्छा, ये तो पता ही होगा माउंट आबू कहाँ है, तो वो सिरोही के अंदर है, सिरोही के अंदर है। और ये आपका यहाँ 5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ध्यान रखना, एक बार ये प्रश्न पूछ लिया था कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस जिले के अंदर है, वहां गड़बड़ हो जाती है, वो जिला देखते हैं अपन झालावाड़ कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस जिले में है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो माउंट आबू है ना, वो सिरोही के अंदर है, तो उसका उत्तर सिरोही होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना, अदरवाइज अपन गलत। अरे एक चीज और होती है, जो चीज ऐसी होती है ना कि अपन जहां गलत करेंगे वो ऑप्शन ए में मिलेगा, वो झालावाड़ ए में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? तो ये 4 पॉइंट ये हो गए, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान और सबसे कम वर्षा वाला स्थान, और इसके साथ है जिला, इसके साथ है जिला, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद में देखो एक पॉइंट और ये पूछ सकता है कि राजस्थान में वार्षिक, मतलब वर्ष के अंदर वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, इस चीज को समझ रहे हो ना आप? ये संख्या, दिनों की संख्या पूछिए, यानी एवरेज राजस्थान के अंदर कितने दिन बारिश होती है, ये चीज यदि आपको पूछ ले तो ध्यान रखना वो जो दिन होंगे। अच्छा, औसत लिख लेना यहाँ पर, औसत है दिनों की संख्या, तो वो आपके 29 दिन है। कितने? 29 दिन, यानी अपने राजस्थान में एवरेज ऊपर नीचे मिला के 29 दिन बारिश होती है, ठीक है ना। और फिर यही प्रश्न यदि ये पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा के दिनों की संख्या वाला जिला, दिनों की संख्या वाला जिला, ये पूछ ले आपको, तो सेम वही है झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होती है ना। सबसे कम आंधियां कहाँ चलती हैं? कल हमने पढ़ा था, सबसे ज्यादा आंधियां तो गंगानगर में, और सबसे कम आंधी कहाँ चलती हैं? तो वो झालावाड़ में चलती हैं। तो ये जो झालावाड़ है, यहाँ पर लगभग 40 दिन बारिश होती है एवरेज, है ना। तो देखो कितनी अच्छी स्थिति है। और माउंट आबू, यदि आपको यही पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा के दिनों की संख्या वाला स्थान कौन सा है, तो वो आपका माउंट आबू है भाई। कौन सा है? माउंट आबू, जहां पूरे साल के अंदर औसतन 48 दिन बारिश होती है ना। खूब होती है 48 दिन, है ना। पश्चिमी राजस्थान वाले तो इंतजार करते रहते हैं 5 दिन ही बरस जाए, है ना। तो ये स्थिति है ना। तो थोड़ी सी याद रखना, पश्चिमी राजस्थान वाले नाराज मत होना, मैं खुद भी पश्चिमी राजस्थान से हूँ, है ना। अभी क्षेत्रवाद कार्य लगा दो, है ना। आजकल ये चल रहा है जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये चीजें चरम पर रहती हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। कम होती है बारिश और क्या है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। तो ये भी आप पॉइंट याद रखोगे, रख लोगे इन चीजों को। तो ये आपके क्या हो गया? मानसून हो गया। समझ में आ गया? नॉर्मली सीधी सी बात है, हमने किस मानसून को पढ़ा यहाँ पर? दक्षिणी पश्चिमी मानसून को पढ़ा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाओं को पढ़ा। उसके बाद में फैक्चुअल के रूप में भाई सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है, जिला कौन सा है, स्थान कौन सा है, सबसे कम कहाँ हो रही है, जिला कौन सा है, स्थान, वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है औसतन राजस्थान में, सबसे ज्यादा जिला, सबसे ज्यादा स्थान, ठीक है ना। उसके बाद में पीछे हमने वो चीजें देखी थी कि भाई राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा वो कितने 57.51 है। अच्छा, ये एवरेज पूछा हुआ है, ये आया हुआ है, ये है ना। तो 57-58 लिखा हुआ है, पर तो ये 57-58 उनके बीच का ये लगभग वार्षिक वर्षा ये आपकी क्या है? 57-58 वर्ष है, ठीक है ना।
क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब उसके बाद देखो, अब क्या होती है, वर्षा ऋतु के जस्ट बाद में आपकी तीसरी ऋतु आती है, क्या? शरद ऋतु। क्या? शरद ऋतु। अब बताओ शरद ऋतु ये कल हमने पढ़ा है, शरद ऋतु का टाइम क्या होगा? शरद ऋतु भाई, वर्षा ऋतु कहां तक थी? सितंबर तक थी। तो सितंबर के जस्ट बाद में कौन सा महीना आ रहा है? तो अक्टूबर आ रहा है। तो इसके बाद में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक क्या हो गया आपकी, ये अपने अक्टूबर से नवंबर तक, यानी इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा? अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक, ये इसका टाइम होगा। ये शरद ऋतु वाला काल है, ये मानसून के लौटने का। अभी मानसून आया वर्षा ऋतु में, ठीक है ना, अब मानसून वापिस लौट रहा है, तो ये मानसून के लौटने का काल है। एक बात तो याद ये रखनी है कि मानसून के वापस लौटने का, वापस से लौटने का काल है, ये वापस लौटने का काल है। और दूसरी शब्द में इसको लिख सकते हो मानसून का प्रत्यावर्तन काल। प्रत्यावर्तन का मतलब भी लौटना ही है। मानसून का प्रत्यावर्तन है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का प्रत्यावर्तन काल। तो मानसून का वापस लौटने का काल शरद ऋतु है, अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है ना। ये मानसून के लौटने का काल, और सर्दी का एहसास होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसको शरद ऋतु कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बातें याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तीनों लाइन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहां से मानसून वापिस लौटता है। अब देखो स्थितियां क्या बढ़ती हैं, सुनो मेरी बात भाई। अब स्थिति आ गई सितंबर में, ठीक है, सितंबर में आ गई भाई। स्थिति ये बनती है कि थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था शुरू के अंदर, और कल भी हमने पढ़ा था, किसके बीच में यहां आपके क्या है, 21 से मार्च को सूर्य की सीधी किरण कहाँ गिर रही है? तो वो आपकी इस भूमध्य रेखा पर गिर रही है। उसके बाद में 21 जून को सूर्य की सीधी किरण कहाँ गिर रही है? तो वो कर्क रेखा पर गिर रही है। उसके बाद 21 जून के बाद सूर्य वापस दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, और 3 महीने बाद में, यानी जून बाद जुलाई अगस्त सितंबर, और यहाँ वापस 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरण कहाँ गिरेगी? तो वापस कहाँ गिरेगी? इस भूमध्य रेखा पर गिरेगी। सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार पड़ती हैं, एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर। तो इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर वाले अपने लिए 2 दिन होते हैं, एक होता है आपका 21 मार्च और एक होता है आपका 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन है जहां दिन और रात की अवधि क्या होती है? 12-12 घंटे की होती है। तो यहाँ 23 सितंबर को वापस क्या होता है? सूरज की सीधी किरण यहाँ गिरने लग जाती है। और सितंबर के बाद क्या होगा? सितंबर के बाद में सूर्य और दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, और 22 दिसंबर को सूरज की सीधी किरण गिरती है आपके कहां पर? मकर रेखा पर। अब ये सारी बातें मैंने पीछे वाली क्लास में बता दी है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, इधर देखो आप, यहां हमने क्या लिखा है ना, सितंबर के बाद में अक्टूबर से नवंबर तक का काल क्या है? शरद ऋतु का काल है, जो मानसून के वापस लौटने का काल है। अब मानसून वापस लौटने का काल है, यहां देखो आप, सितंबर के बाद में सूर्य हो जाता है क्या? दक्षिणायन होना शुरू, यानी सूर्य की जो सीधी किरण है वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में, यानी इस भूमध्य रेखा के नीचे की ओर गिरने लग जाती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहां पर स्थिति क्या बढ़ेगी? फिर वापिस आप भारत के नक्शे पे आओ आप, फिर यहां देखिए, यहां स्थिति क्या बनेगी वापिस? यहां स्थिति ये बनेगी, ये आपके इधर कर्क रेखा है, ये आपके कर्क रेखा है, यहां पर ये कर्क रेखा हो गई, ठीक है, ये कर्क रेखा हो गई। अब क्या है यहाँ पे देखिए, सुनो वापिस ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई? भूमध्य रेखा हो गई, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। अब इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य 21 सितंबर के बाद, ये तारीख याद हो गई आपके, 21 सितंबर के बाद क्या होता है? सूर्य यहाँ से दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। तब स्थिति क्या बनेगी? जब सूरज की किरणें सीधी इधर गिरने लग गई, तो यहाँ पर तापमान कम होगा कि नहीं होगा? भाई इस स्थान पर, इस बेल्ट के अंदर तापमान कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ होना क्या होगा? यहाँ पे तापमान कम होने लग जाएगा। और जैसे ही तापमान कम होगा, तो मैंने क्या कहा, जहां तापमान कम होगा वहां वायुदाब क्या होगा? वायुदाब होगा उच्च, यानी आप उसको क्या बोलोगे? हाई प्रेशर बोलोगे, एचपी बोलोगे। यानी 21 सितंबर के बाद स्थितियां ये बनने लग जाती हैं कि यहां इसे, यहां इधर और इस मरुस्थल के अंदर यहां पे क्या होता है? उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। उसी टाइम इधर क्या है? नीचे की साइड, यहां पर सूर्य की सीधी किरण गिर रही है, यहां तापमान ज्यादा हो गया, तो फिर यहां क्या बनेगा? यहां बनेगी लो प्रेशर की स्थितियां, ठीक है ना, क्योंकि यहां क्या हो गया? तापमान ज्यादा हो गया। जब तापमान ज्यादा हो गया तो वायुदाब क्या होगा? भाई तापमान में और वायुदाब में विपरीत वो रिलेशनशिप पाया जाता है कि जब तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा, जब तापमान घटेगा तो वायुदाब
बढ़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे तापमान कम हो रहा है तो वायुदाब बढ़ गया, यहाँ पे तापमान क्या हुआ, बढ़ गया, तो वायुदाब कम हो गया। और हवाओं की मैंने क्या कहा था कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अब यहाँ जो ये हवाएं हैं, उच्च वायुदाब की हवाएं हैं, इनको ये आकर्षित करेगा, क्योंकि यहाँ जो ये लो प्रेशर बना है इसको बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये हवाएं ऐसे चलेंगी, ये इस तरह से, ये हवाएं ऐसे चलेंगी, यहाँ से ऐसे चलेंगी ये हवाएं, इस तरह से ये हवाएं चलेंगी इधर। ठीक है, अब जब ये हवाएं इधर से जाएंगी तो यहां से क्या करेंगे, इस बंगाल की खाड़ी से यहां से नमी ग्रहण कर लेंगी। अब देखो इनकी दिशा क्या है, एक बार देखो, जब ये इधर से वापस जब भारत में प्रवेश कर रही हैं तब इनकी दिशा किधर से है, उत्तर पूर्व से है। क्या है, उत्तर पूर्व है। तो इसको आप क्या बोलोगे, उत्तर पूर्वी मानसून बोलोगे। क्या बोलोगे, उत्तरी पूर्वी मानसून। यानी ये जो लौटता हुआ मानसून है, ये जो मानसून का प्रत्यावर्तन काल है, यहां जो मानसून होगा उस मानसून का नाम क्या होगा, उत्तर पूर्व मानसून होगा। कौन सा होगा, उत्तर पूर्व मानसून होगा। लेकिन ध्यान रखना, इस उत्तर पूर्व मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, ये स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है, वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती। इस बात को ध्यान से सुनो आप भाई। पीछे हमने यहां देखा है, देखो इधर है कि यहां से क्या हुआ, हाई प्रेशर बना, लेकिन ये तो स्थल भाग है, अब इसमें तो नमी है ही नहीं ना, यहां नमी थोड़ी है भाई। यहां इस थार के मरुस्थल के बेल्ट में यहां नमी थोड़ी है, इसलिए ये तो सूखी हवाएं चलेंगी। लेकिन ये हवाएं जब आगे बढ़ेंगी, जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी से ऊपर से गुजरेंगी तो इस बंगाल की खाड़ी से क्या करेंगी, वो नमी की मात्रा को ग्रहण कर लेंगी, और जैसे ही ये नमी ग्रहण करेंगे, आगे बढ़ेंगी, तो यहां आपके तमिलनाडु में बारिश करवाएगी। इसलिए लौटते हुए मानसून में अपने यहां भारत के अंदर बारिश होती है, तमिलनाडु के अंदर। आपने सुना होगा इस बात को, तमिलनाडु के अंदर आते हुए मानसून से इतनी बारिश नहीं होती जितनी जाते हुए मानसून से होती है। अब ये प्रश्न यदि पूछ ले कि लौटते हुए मानसून से या उत्तरी पूर्वी मानसून से राजस्थान में बारिश होती है कि नहीं होती, नहीं होती है भाई। अपने पास दो चीजें आ गई, मेरी बात सुनो ध्यान से, अपने पास चीज आ गई दो, यहां पे दो क्या आ गई, अपने पास दो मानसून आ गए। एक तो अपने पास आया दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आया कि नहीं आया, और एक मानसून अपने पास क्या आया, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। ये दो मानसून आए कि नहीं आए, है तो मानसून ये, लेकिन ध्यान रखना ऊपर वाले का नाम दक्षिण पश्चिम है, नीचे वाले का उत्तर पूर्व है। अब बताओ भारत के अंदर सर्वाधिक बारिश किससे होगी, मान लो ऑप्शन में ये आ गए और आपको पूछ लिया कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस मानसून से होती है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारत में सबसे ज्यादा मानसून बारिश होती है किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये जो उत्तर पूर्व मानसून है, ये कौन सा मानसून है, ये लौटता हुआ मानसून है, ये लौटता हुआ मानसून है। ये बात आ गई होगी आपके समझ में, क्योंकि ये पहले आपके क्या होता है, यहाँ पे कहाँ बनाया अपन ने, हाँ ये देखो, यहां पहले ये हवाएं बहती हैं, लेकिन ये मानसून कब बनेगा भाई, जब इसमें आर्द्रता होगी, इसमें नमी होगी, तो वो जब बंगाल की खाड़ी की शाखा से गुजरेगा तब उसकी दिशा उत्तर पूर्व से भारत की ओर है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, उसको उत्तर पूर्वी मानसून का नाम दे दिया। तो इसलिए ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी मानसून से अपने राजस्थान में बारिशें नहीं होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से कहां बारिश होती है, तमिलनाडु में। या आप उत्तर पूर्व मानसून क्या बोलोगे, लौटता हुआ मानसून बोलोगे। तो ध्यान रखना, ये दोनों मानसून के नाम आप याद रखोगे। तो एक चीज आपकी ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। कहां लिखा है अपन ने, एक मिनट पीछे लिख दिया क्या, हाँ यहाँ लिखा है। तो यानी हाँ ये लिख दिया कि उत्तर पूर्व मानसून से राजस्थान में बारिश नहीं होती है, या इस उत्तर पूर्व मानसून से बारिश कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है। और तमिलनाडु क्या है कि वो तो राजस्थान का हिस्सा नहीं है, इसलिए राजस्थान यदि अपने सिलेबस में है तो तमिलनाडु वाला प्रश्न शायद आपने नहीं पूछे, ठीक है ना। ये चीज़ आप थोड़ी सी याद रखना। क्लियर मेरी बात। तो शरद ऋतु का काल है वो अक्टूबर से नवंबर तक है, जो मानसून के लौटने का काल है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल है, और इससे अपने राजस्थान में बारिशें नहीं होती है। क्लियर मेरी बात। और ये मैंने बता दिया क्योंकि नीचे यहां पर क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब, और ऊपर उच्च वायुदाब। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, इसलिए वो लौटता हुआ मानसून है। तो ये आपके क्या है, शरद ऋतु है। उसके बाद में लास्ट में आपकी कौन सी ऋतु आ गई, शीत ऋतु आ गई। 4 नंबर पे कौन सी आपकी, शीत ऋतु है, शीत ऋतु है। और शीत ऋतु कब से कब है, तो यह आपकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर से लेकर कब तक है, फरवरी तक है, फरवरी तक है। तो शीत ऋतु में तो ठंड पड़ेगी, और तो क्या है। तो इसमें वो चीज याद रख लेना कि राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला, राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, बताओ। ये तो मैंने पीछे बता दिया, चूरू।
कौन सा? सबसे गर्म जिला भी चूरू ही है और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? तो वो भी आपका चूरू है। क्लियर मेरी बात? अच्छा, सबसे ठंडा स्थान पूछ ले तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान पूछ ले, राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो माउंट आबू है, ध्यान रखना। कौन सा है? माउंट आबू है फिर वो। और माउंट आबू का कारण मैंने बता दिया आपको, ठंडा होने का कारण, क्योंकि यहां है ऊंचाई, और जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी आती है। इसलिए 1722 मीटर की ऊंचाई या 1700, 1600, 1500 मीटर की हाइट पे जाओगे तो नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर में लगातार कमी आएगी। इसलिए राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान कौन सा? आपका माउंट आबू है। इसमें याद रखना, शीत ऋतु में एक चीज याद रखनी है, मावठ। मावठ है ना, यहां जो बारिश होती है वो मावठ है। ये मावठ क्या है, ये ध्यान से सुनो आप। यहां क्या है, ये मान लीजिए ये अपने भारत है, ये क्या है? भारत है ये, ठीक है, ओके। इधर यहां पड़ता है एक सागर और उसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है? भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर ऊपर यहाँ पे यूरोप है और नीचे आपके अफ्रीका महाद्वीप है। इन दोनों महाद्वीपों के बीच में एक क्या है? सागर है, उसका नाम है भूमध्य सागर। यहाँ हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं चलती हैं, इस तरह से, यहाँ इस तरह से हवाएं चलती हैं, और इनको ये पश्चिम से आती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पछुआ पवने। क्या बोलते हैं? पछुआ पवने। कल भी हमने जिक्र किया था पछुआ पवने। ये जो पछुआ पवने हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, ये, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। और आगे भी, आगे पछुआ जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको वही इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वहाँ पढ़ा रखा है, तो इस पे यहाँ ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। ये पश्चिम से अपने भारत की ओर आती हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको बोलते हैं पछुआ पवने। ये पछुआ पवने क्या करती हैं? ये जैसे सूर्य एकदम मकर रेखा की ओर चला जाता है तो बाद में ये पछुआ पवने हैं, ये आपके हिमालय के नीचे स्थापित हो जाती हैं और इस भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती हैं। जैसे ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरेंगी तो फिर यहाँ से नमी ग्रहण कर लेंगी। भाई बात समझ में आ रही है ना? दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब हिंद महासागर से आ रहा है तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की शाखा, वहां से नमी ग्रहण करके राजस्थान की ओर आ रहा है। उसके बाद में लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके आपके तमिलनाडु में बारिश करवा रहा है। इधर ये जो पछुआ पवने हैं जो आपके पश्चिम की ओर से आ रही हैं, ये पछुआ पवने कहां से? भूमध्य सागर से नमी ग्रहण कर लेंगी और इधर से आगे बढ़ते हुए इधर सर्दी के अंदर ये नीचे मैंने बता दिया हिमालय के नीचे स्थापित हो जाती हैं, है ना। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने उधर बता रखा है, एक बार आप इतना याद रख लेना। ये यहाँ और आएंगी, ये पाकिस्तान में बारिश करवाती और अपने पश्चिमी राजस्थान में बारिश करवाएंगी और पंजाब, हरियाणा, यूपी तक जाते जाते ये क्या हो जाएंगी? स्थल भाग में आ रही हैं लगातार, तो ये डाउन हो जाएंगी। ये यूपी के पश्चिमी साइड में तो बारिश करवा देंगे लेकिन आगे नहीं जाएंगे यूपी बिहार तक। ये तो अपने राजस्थान में जो बारिश होती है मावठ से बारिश होती है, ये मावठ वाली बारिश है, ये अपने राजस्थान में होती है। ये बाकी और अदर स्टेट की तुलना में अपने राजस्थान में ज्यादा है। तो शीतकाल में क्या होती है? ये मावठ होती है। ये तो मावठ के बारे में यदि पूछ ले तो आपकी पवने कौन सी हैं? ये पछुआ पवने हैं। आ रही कहां से? आपकी भूमध्य सागर के ऊपर से, ठीक है ना। तो ये जो पश्चिमी, यानी आप ये लिख सकते हो कि भूमध्य सागर से आने वाली पछुआ पवनों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। मावठ कहलाती है, ठीक है, मावठ कहलाती है। अब ये मावठ है, शीत ऋतु में है। ये शीत ऋतु में है, तो शीत ऋतु के अंदर कौन सी फसल आपके? शीत ऋतु के अंदर फसल कौन सी आपके? रब्बी, है ना। तो रब्बी की फसल के लिए लाभदायक है ये। रब्बी की फसल के लिए ये प्रश्न पूछा हुआ है बार बार, आगे दोबारा जब कृषि वाला टॉपिक पढ़ोगे तो भी अपन चर्चा करेंगे। ये रब्बी की फसल के लिए लाभदायक है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप थोड़ी सी याद रखोगे। क्लियर मेरी बात? क्लियर? ये आपकी शीत ऋतु। शीत ऋतु में आपको मावठ याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मावठ, यानी भूमध्य सागर से उठकर आने वाली जो पछुआ पवने उनसे होने वाली बारिश शीत ऋतु में। ध्यान रखना, बात किसकी हो रही है? ये वर्षा कब हो रही है? शीत ऋतु में हो रही है। शीत ऋतु में हो रही है ये, है ना। तो ये रब्बी की फसल के लिए लाभदायक है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप, भाई किसान के लिए तो उस टाइम क्या होता है, एक सोने की बूंद की तरह है ये बारिश, ये, ठीक है ना। तो इसलिए इनको गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। ये आपके चारों ऋतुएं होगी लगातार।
क्लियर मेरी बात यहाँ तक? उसके बाद अब अपन क्या पढ़ेंगे, इस जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे, कोपेन का पढ़ेंगे, थार्नथवेट का पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आगे जितने भी आपके वर्गीकरण है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।